F8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम स्टडी कर रहे थे पिछले कई दिनों से, 2 दिनों से ऑडिट प्रोसीजर्स, लेकिन जितना टाइम हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अहम है ये। हमने पढ़ा 7 तरह के प्रोसीजर हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करते हैं दुनिया में। कितनी तरह के प्रोसीजर्स हैं? 7 तरह के प्रोसीजर। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलिब्रेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी हमने पढ़ लिया था। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछना। कौन पूछता है? किससे पूछता है? मैनेजमेंट से नॉर्मली। क्या पूछता है? किसी भी एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी। और हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी कि किस एरिया में क्या क्वेश्चनिंग कर सकता है। इंक्वायरी क्लियर है? ठीक है, जैसे लीगल केस के बारे में या एनुअल पेमेंट्स के बारे में, लेकिन हमने स्टडी किया कि किसी भी एरिया के बारे में पूछ सकता है। जैसे क्रेडिटर्स के बारे में क्या पूछेगा? आप ऑडिटर हैं, मैं सीएफओ हूं, क्रेडिटर का एरिया आप कर रहे हैं, मेरे से क्या इंक्वायरी करेंगे? क्या क्रेडिटर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दी आपने? क्रेडिटर कुछ रह तो नहीं गए? क्या ये रेंट के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट की आपने कि नहीं की? ठीक है, कोई भी इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? किसको देखना? हाँ, ऑनगोइंग प्रोसीजर्स को, जो क्लाइंट कर रहा है। क्लाइंट को नहीं देखना, क्लाइंट जो काम कर रहा है उसको देखना कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो सही काम कर रहा है। क्या देखना है कि क्लाइंट जो काम कर रहा है क्या वो सही काम कर रहा है। अगर वो सही काम कर रहा है इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, और अगर वो सही काम नहीं कर रहा इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल उसके वीक है। जैसे अगर क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट सही कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है? आपका क्या ख्याल है इन्वेंट्री काउंट कब सही होता होगा? जब इन्वेंट्री काउंट करने से पहले इन्वेंट्री की मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाए कि कोई इन आउट नहीं होगा, दुकान बंद, शटर बंद, अब इन्वेंट्री काउंट होगा, फिर उसके बाद सेल परचेज शुरू होगी। इन्वेंट्री काउंट में एक्सपीरियंस बंदे होने चाहिए कि टेम्परेरी एम्प्लॉइज होने चाहिए? एक्सपीरियंस। इन्वेंट्री काउंट जब कर रहे हो ऑब्सोलीट आइटम, डैमेज आइटम्स को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नहीं? क्यों? ताकि उनका एनआरबी के ऊपर रिकॉर्ड किया जाए। जिस चीज को काउंट कर लें उसके ऊपर कोई ना कोई निशान लगाते रहना चाहिए कि नहीं? क्यों? ताकि डुप्लीकेट काउंट। अगर आप ऑब्जर्व, देखिए आप खुद नहीं स्टॉक काउंट कर रहे, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लाइंट ये सारे काम कर रहा है। अगर क्लाइंट सारे काम कर रहा है, आपने कहा ये कंट्रोल गुड है, ये अच्छे कंट्रोल है, भी साउंड ठीक है, ऊंची नीची जरूरत तो नहीं एंड वाले भाई, मुझे लग रहा है जैसे ऊंचे सर, ठीक है, कंफर्टेबल। चल, तो ये देखना है हमने, खुद नहीं करना। इसी तरह अगर आप ये देखते हैं कि कैश की पेमेंट्स सही हो रही है कि नहीं, सही तरीके से। सही तरीके से क्या मुराद है? कि रिसीव करने वाला पर्सन अलहदा और रिकॉर्ड करने वाला पर्सन अलहदा है कि नहीं? ठीक है, जब रसीद की कैश रिसीव किया जाता है तो रसीद उस पार्टी को दी जाती है कि नहीं दी जाती? जब आप ये ऑब्जर्व और ये चीजें हो रही हैं तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल स्ट्रांग है। और अगर नहीं हो रही तो कंट्रोल। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्लाइंट के प्रोसीजर, और प्रोसीजर आपको पता है इंटरनल कंट्रोल को ही कहते हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन ज्यादातर हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में एविडेंस देता है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। क्लियर हो गया? इन्वेंट्री काउंट की एग्जांपल दे दी, कैश रिसीविंग की एग्जांपल दे दी, पेमेंट ऑफ वेजेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि वेजेस पे करने से पहले जिस एम्प्लॉय को भी सैलरी पे कर रहे हैं भाई अपना कार्ड तो दिखाइए। आपको तो पहली दफा देखा है, सर कहेगा सर मेरी न्यू हायरिंग है तो कार्ड दिखाएं अपना। तो वैसे नहीं कोई भी आके किसी की भी पेमेंट सैलरी के तौर पे ले जाए। तो ये है ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैंने सीएफओ से पूछा क्या आप हर महीने इन्वेंट्री काउंट करते हैं, ये कौन सा प्रोसीजर है? अगर मैंने जाके देखा है क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा मैं भी इन्वेंट्री काउंट करता हूं, खुद से देखता हूं कि क्या जो फिगर लिखी हुई है वही है कि नहीं है। मैंने खुद जाके डब्बे गिनने शुरू कर दिए। ये क्या है? इंस्पेक्शन 2 तरह से काम करता है। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की भी होती है, इंस्पेक्शन टेंजिबल एसेट्स की भी होती है। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की भी होती है, टेंजिबल एसेट्स की भी होती है। अब बताइए किसी भी एरिया का नाम, कोई भी एरिया बता दीजिए। सेल्स में बताइए क्या इंस्पेक्शन करेंगे? नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वही। सेल्स, गुड्स डिस्पैच और शाबाश। और क्या इंस्पेक्ट करेंगे? सेल इनवाइस, शाबाश। और क्या करेंगे? सेल्स एग्रीमेंट, शाबाश। ठीक है, ये चीजें। और कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट भी। जब चीजें सेल करते हैं ना तो कस्टमर रिसीविंग देता है। ये चीजें इंस्पेक्शन होगी। इसका मतलब है सेल्स में इंस्पेक्शन का प्रोसीजर यूज होता है। और प्रोसीजर और एरिया बताइए। परचेज में बताइए क्या इंस्पेक्ट करेंगे आप? परचेज इनवाइस करेंगे, गुड रिसीट नोट करेंगे, परचेज ऑर्डर करेंगे, शाबाश। और कोई एरिया बताइए, कोई एरिया बताएं, सोचे कोई एरिया। लोन का एरिया, शाबाश, हाइब्रिड में शाबाश। लोन का एरिया में कैसे इंस्पेक्शन करेंगे?
ये भाई मुझे बताएंगे कॉर्नर वाले हैरान होके देख रहे हैं, लोन के एरिया में क्या इंस्पेक्शन करेंगे? एक मिनट, और किसी से नहीं जी। बैंक से कंफर्मेशन लेंगे, शाबाश, वो कंफर्म, लेकिन वो तो कंफर्मेशन, वो तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या? लोन एग्रीमेंट सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, ये सुनना चाह रहा था, लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो लोन के एरिया में होता है, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोन की रीपेमेंट्स होती रही हैं, ठीक है, उनको देख लेंगे हम। तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट लोन के एरिया में क्या है? लोन एग्रीमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। और कोई एरिया बताइए? डेटर्स, शाबाश, डेटर्स में क्या इंस्पेक्ट करेंगे? डेटर्स में क्या इंस्पेक्शन होगी? कंफर्मेशन तो अलहदा प्रोसीजर है भाई, अलहदा प्रोसीजर है। सेल इनवाइसेस, शाबाश, गुड डिस्पैच नोट, शाबाश, ये इंस्पेक्ट करेंगे। ये एंड के बाद कैश रिसीव हुआ कि नहीं, ये डेटर बोला ना आपने, अच्छा, ये एंड के बाद कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये देखेंगे। नहीं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या, इसमें डॉक्यूमेंट्स बतानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अच्छा एक मिनट, अरे आपने कहा डेटर्स के एरिया में सेल इनवॉइस देखेंगे, ये अभी कहा है आपने? नहीं, अभी कहा नहीं है, नहीं आपने कहा था तो मैंने कहा डेटर्स के एरिया में कितने स्टोर्स कहा है डेटर्स के एरिया में सेल इनवॉइस इंस्पेक्ट करेंगे? क्यों करेंगे? वो तो सेल्स के एरिया में कर नहीं चुके। हाँ, सेल्स का और डेटर्स का इन रिलेशन डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो बेसिकली जो डेटर क्रिएट हुए हैं क्रेडिट सेल की वजह से ही हुए हैं। तो डेटर्स को वेरीफाई करते हुए डेफिनेटली क्रेडिट सेल्स को देख सकते हैं हम, सेल इनवॉइसेस भी देख सकते हैं। ये में रखिएगा, आगे चल के बहुत से कुछ प्रोसीजर ऐसे आएंगे, आप क्रेडिटर के प्रोसीजर कर रहे होंगे, उसमें एक आधा परचेज का भी आ जाएगा, और आप कहेंगे ये तो सर ने गलत लिख दिया है। क्रेडिटर्स के एरिया में परचेजेस का क्या काम? क्या डबल एंट्री सिस्टम है, क्रेडिटर्स क्रिएट ही परचेजेस के थ्रू हुए। फिक्स एसेट में आप कहेंगे डेप्रिसिएशन का क्या काम? उससे रिलेट हो रहा है। इन्वेंट्री के एरिया में परचेजेस का क्या काम? तो ये जहन में रखिएगा, शाबाश, के डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका दूसरे एरिया के साथ लिंक होता है, रिलेशनशिप होता है। तो कुछ सारे नहीं कह रहा ये ना डेटर्स का एरिया है सारे सेल्स के प्रोसीजर छाप दें, ऐसे नहीं, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे होंगे जो सेल्स के एरिया से उठ के डेटर्स में आ जाएंगे, जैसे इनवॉइसेस वगैरह। जी इंस्पेक्शन क्लियर हुई, डॉक्यूमेंट्स की और टेंजिबल। और बताइए एरिया बताइए, एरिया आज यही काम करना, एरिया। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में क्या इंस्पेक्शन होगी बताइए, आप बताइए फिक्स एसेट में क्या इंस्पेक्शन होगी? एक मिनट, फिजिकल एग्जिस्ट, हाँ, क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना इंस्पेक्शन में आता है? इंस्पेक्शन में आता है, बिल्कुल। इंस्पेक्शन याद रखें डॉक्यूमेंट्स की और टेंजिबल एसेट्स ही है। डॉक्यूमेंट्स को चेक करना भी इंस्पेक्शन है और एसेट्स को भी चेक करना ये भी इंस्पेक्शन है। तो बिल्कुल फिक्स एसेट को इंस्पेक्ट कर। और क्या इंस्पेक्शन में होगा फिक्स एसेट में? और बताइए, डेप्रिसिएशन को इंस्पेक्ट करेंगे। राइट्स को कैसे इंस्पेक्ट करें? टाइटल डॉक्यूमेंट से। तो यूं कहे ना, टाइटल डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेंगे। आप कह रहे हैं राइट को इंस्पेक्ट करेंगे, अब खुद बताइए, राइट को इंस्पेक्ट करना ये ज्यादा अच्छा प्रोसीजर है कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट? वो तो जशन है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, आपका कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन इंस्पेक्ट तो हम टाइटल डॉक्यूमेंट्स को करेंगे जिससे राइट्स की जशन वेरीफाई होगी। ठीक है, और क्या इंस्पेक्ट करेंगे इसी एरिया के अंदर? और क्या इंस्पेक्ट करेंगे? बोले, शाबाश। ये एक और चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये समझ हम चैप्टर 3 से निकल के एक दूसरे चैप्टर में घुस गए हैं, वो कवर कर रहे हैं। बताइए, वर्किंग इंस्पेक्ट करेंगे, किसकी वर्किंग? इंपेयरमेंट या डेप्रिसिएशन की। अच्छा मुझे बताइए, जो ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट खरीदे होंगे कि नहीं, उनका भी कुछ इंस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? इंस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं? चेक नहीं कह रहा, देखिए चेक का मतलब है जो मर्जी चेक कर लो, इंस्पेक्ट का मतलब है मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बताओ जिसको देखना है, या फिजिकल एसेट बताओ जिसको देखना है। परचेज इनवॉइसेस देखेंगे, शाबाश, परचेज इनवॉइसेस देखेंगे। और लॉ अगर आपने पढ़ा है तो फिक्स एसेट को बेचने के लिए कोई अप्रूवल भी होती है, वो भी इंस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं? कर दे। हाइब्रिड क्लास में, जी हाइब्रिड क्लास में जो सेंटर में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी को भी माइक दे दीजिए। ये भाई मुझे बताएंगे फिक्स एसेट्स के एरिया में हमने कुछ फिक्स एसेट को डिस्पोज किया है, हमने कुछ फिक्स एसेट को डिस्पोज, बताइए क्या इंस्पेक्ट करेंगे? इंस्पेक्ट क्या करेंगे जी? मैं थोड़ा सा ऊंची बोले, जोर लगा के, है ईशा, जोर लगा के थोड़ा भाई।
कौन से डॉक्यूमेंट? डिस्पोजल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो हर एरिया में प्रोसीजर आ गया हमारा। उस सैलरीज में क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। रिपेयर में क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। परचेजिंग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। क्रेडिटर्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होंगे मेरे भाई, ये तो बता दो। जी जी मेरे भाई, हिम्मत करें, हिम्मत। सेल भाई जब खरीदे थे तो उन्होंने कहा था परचेज इनवाइस, तो बेचेंगे तो इसमें भी कोई इनवाइस या एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा कि कितने का, वो देख लें। और खरीदा था तो अप्रूवल देखी थी, बेचा था तो अप्रूवल देखेंगे, तो अप्रूवल को इंस्पेक्ट कर लें। अप्रूवल किसी सफे पे होती है ना, तो इंस्पेक्शन नहीं होगा क्या? इंस्पेक्शन नहीं होगा ना। अच्छा मुझे बताइए, जब फिक्स एसेट, आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगले प्रोसीजर पे शिफ्ट हो रहा हूं मैं। जब फिक्स एसेट्स को हमने खरीदा, परचेज्ड फिक्स एसेट, उस पर हमने इंस्पेक्शन की। आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन भी बताया कि सर परचेज इनवॉइस देख लेंगे, अप्रूवल देख लेंगे। और जो एसेट खरीदा है फिजिकली, उसकी भी इंस्पेक्शन होगी कि नहीं? होगी। एग्जाम, अब आपने बताने मैंने गलती किया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, फिक्स एसेट डिस्पोज किया है, इसके प्रोसीजर बताइए। मैंने लिखा प्रोसीजर नंबर 1, इंस्पेक्ट सेल इनवॉइस, सेल एग्रीमेंट। नंबर 2, इंस्पेक्ट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 3, इंस्पेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली एग्जामिन एसेट। बताइए क्या गलती की? फिजिकल इंस्पेक्शन इसकी नहीं हो, क्यों? परचेज वाले में तो की थी आपने, वो था, जो सेल हो गया है वो नहीं रहा, उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। ये शाबाश, तो ये इंस्पेक्शन क्लियर हो गया। ये भी तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ना हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ये तो आपने बताया। अच्छा हमने फिक्स एसेट की एग्जांपल की, आप ये कहना चाहते हैं सर इन्वेंट्री की भी एग्जांपल बताएं? अभी पूछ लेते हैं, मैं समझ गया आपका सवाल। भाई बताइए इन्वेंट्री में क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे? फिजिकल काउंट करेंगे इंस्पेक्शन, और परचेज इनवॉइस। अच्छा अब ये हाइब्रिड में जो सेकंड रो में बैठे हैं, फटाफट 3 सेकंड के अंदर ये भाई मुझे बताएंगे। इन्होंने कहा सर इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे ना, तो वो कितने की परचेज की है, इनवॉइस वगैरह बनी होगी, उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे और फिर फिजिकली भी उसको देख लेंगे इंस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक होती है इन्वेंट्री जो आप बाय करते हैं, एक वो होती है जो मैन्युफैक्चर करते हैं। शाबाश। ये भाई मुझे बताएंगे अगर हम इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर कर, क्लाइंट इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे? एक मिनट अरे भाई को जवाब दीजिए। अगर भाई ने ये जवाब दे दिए तो आज की क्लास का ये सुल्तान, ऑडिट का सुल्तान। जी भाई बताइए, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे? कॉस्ट काउंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉस्ट काउंट में कौन से काउंट, कौन से रिकॉर्ड? यानी सुने उसमें 3 हिंट देता हूं आपको। जब इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर होती है ना, उसमें 3 आइटम्स होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और कोई नहीं बोलेगा। जी भाई आप बताइए क्या क्या इंस्पेक्ट करेंगे? तीनों काउंट नहीं, किस मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए इंस्पेक्ट करेंगे परचेज इनवॉइसेस। लेबर जो कंज्यूम हुई है, पेरोल शीट, डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, पेरोल शीट। और ओवरहेड्स के लिए जो यूटिलिटी बिल्स हैं। शाबाश भाई, समझ आए इंस्पेक्शन। और बताइए कि कोई एरिया, प्रीपेड क्या? प्रीपेड कोई भी बताए ना, प्रीपेड क्या? प्रीपेड रेंट के, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे? एक मिनट जी, पास्ट ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। इंश्योरेंस एग्रीमेंट सबसे अहम डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस एग्रीमेंट। और अगर प्रीपेड, भाई समझ आ गया? अब फिर मुझे बताइए अगर प्रीपेड रेंट हो तो क्या इंस्पेक्ट करेंगे? रेंट एग्रीमेंट। बेहतरीन। सैलरीज को वेरीफाई कर रहे हैं, पेरोल शीट। बेहतरीन। भाई ये क्लियर हो गया इंस्पेक्शन। यानी जिस एरिया में जो भी डॉक्यूमेंट बनती है ना, आपने उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना, कहना ये इंस्पेक्शन। जी क्या टेंजिबल एसेट्स की इंस्पेक्शन? बिल्कुल होती है। अच्छा इनटेंजिबल की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इनटेंजिबल नजर ही नहीं आते। हाँ, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई नहीं, उनकी नहीं होती, उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो सकती।
सॉरी, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। उनकी फिजिकल, तो फिर क्या हो सकता है? उनकी डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन हो सकती है। परचेज गुडविल है ना, परचेज गुड, हाँ गुडविल का एरिया आपने याद करवा दिया। बायोलॉजिकल एसेट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? वो जो मेमना होगा उसको पकड़ लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। हाँ जी, और थोड़ी सी उसकी दुम काट देनी है ताकि पता चलता है ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, क्लाइंट दोबारा ना करवा दे। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ गुडविल, गुडविल क्लाइंट ने जो गुडविल रिकॉर्ड की है ओवर द ईयर, उसने अपनी रेपुटेशन डेवलप की है और वो गुडविल रिकॉर्ड किया 10 मिलियन की, इसकी इंपेयरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शाबाश, रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए, इंपेयरमेंट तो दूर का, बेहतरीन। अब सुनिए, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, क्लाइंट ने 100 मिलियन गुडविल रिकॉर्ड की, आपने कहा किसकी रिकॉर्ड की? क्लाइंट ने कहा मैंने 1000 मिलियन पे किया है फॉर एग्जांपल, और 900 मिलियन जो है इसके एसेट्स मैंने खरीदे थे, 1000 मिलियन पे किया, डिफरेंस 100 मिलियन गुडविल रिकॉर्ड किया। बताइए ये एसेट है? फिजिकल एग्जामिनेशन इसकी हो सकती है, फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंट्री इंस्पेक्शन हो सकती है। तो क्या इंस्पेक्ट करेंगे? वो परचेज एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो बायर सेलर के दरमियान में हुआ है बिजनेस को बेचने का, जिसमें लिखा होगा कि ये एसेट्स, ऐसा इतने एसेट्स है, इतने लगे। अच्छा आपको उसका नाम बता दो टेक्निकल। एक रिपोर्ट बनती है जिसमें जब भी आपको बिजनेस खरीदने लगते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल को एंगेज करते हैं, वो रिपोर्ट बनाता है जिसपे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट और वैल्यू लिखी होती है, उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। ये लफ्ज कभी सुना आपने? कहां सुना है? लॉ में, लॉ में ड्यू डिल, हाँ हाँ अच्छा, वो डायरेक्टर वाला, वो लोन देते हैं ड्यू डिलीजेंस, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते, इंस्पेक्शन क्लियर हो गया, फिर इसके बाद आगे चलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सॉफ्टवेयर देखिए, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकती सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर के भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका पायरेटेड भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाइसेंस देखेंगे, शाबाश। अब मैंने विंडो अपने लैपटॉप में जेन्युइन किया कि पायरेटेड, कैसे पता? आप विंडो देख के नहीं अंदाजा लगा सकते। आपको मैंने अगर बाय किया हुआ ना, तो मेरे ईमेल में वो उन्होंने हाँ कंफर्मेशन ईमेल मुझे वो भेजा करते हैं, वो सबूत होगी इस बात। और इनवाइस जब पे करते हैं ना, तो उसकी इनवाइस भी जनरेट होती है। तो सॉफ्टवेयर को भी फिजिकल के जरिए से नहीं, डॉक्यूमेंट्री इंस्पेक्शन के जरिए से हम वेरीफाई करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है? ऑब्टेन, एविडेंस ऑब्टेन करना, किससे? थर्ड पार्टी से, शाबाश। कैसे? डायरेक्टली इन रिटर्न। 3 अल्फाज हैं और 7-8 केस स्टडीज हैं। 3 अल्फाज क्या हैं? डायरेक्टली, थर्ड पार्टी, रिटर्न। ये तीनों चीजें होंगी तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होगी, एक भी चीज मिसिंग होगी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं होगी, ठीक। एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती है? बैंक, लॉयर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, शाबाश। अच्छा यहां पे ध्यान में रखिएगा, 2-3 चीजें बता रहा हूं। डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी कंफर्मेशन भेजी जाती है। बैंक्स और लॉयर्स जो कंपनी के वकील हैं, उनको भी कंफर्मेशन भेजी जाती है। जरा फोकस कीजिए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए और मुझे बताइए, दोनों में से कौन सी कैटेगरी ज्यादा अहम है? डेटर क्रेडिटर वाली के बैंक लॉयर? बैंक्स और लॉयर्स वाली कैटेगरी ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, एग्री करते हैं? इसीलिए हमें स्टैंडर्ड ये कहते हैं, डेटर और क्रेडिटर्स पे सैंपल बेस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, लेकिन बैंक्स और लॉयर्स पे 100% कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, सारी की सारी पार्टीज को, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात एक बैंक में ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो पूरी कंपनी का, हाँ वो उनके सिग्निफिकेंट होते हैं, और एक लॉयर ऐसा केस लड़ा होता है जो पूरी कंपनी को ठप कर सकता है। इसीलिए डेटर और क्रेडिटर्स भी अहम है, बैंक और लॉयर, लेकिन ये ज्यादा अहम है, इन पे 100% और इन पे सैंपल बेस पे लिखा हुआ आगे। और दूसरी चीज क्या? अच्छा मुझे बताइए, हम अपने क्लाइंट के ऑडिटर हैं कि क्लाइंट के डेटर, क्रेडिटर और बैंक्स और लॉयर्स के भी? हमारा जो क्लाइंट पे चलता है, इन पे तो नहीं चलता। हम इनको हम क्लाइंट से कहीं इंफॉर्मेशन दो, क्लाइंट ना दे, क्लाइंट की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, डायरेक्टर्स को बता देते हैं, बोर्ड मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर ये लोग हमें इंफॉर्मेशन ना दे, कुछ कर सकते? इसमें तो हमारे क्लाइंट का भी कसूर नहीं है। क्लाइंट से कहते हैं, हाँ सुन ले जरा, स्टैंडर्ड कहता है अगर डेटर क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करे, जवाब ना आए,
अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लें। क्या करें? लेकिन अगर बैंक्स और लॉयर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और जवाब नहीं आया, कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है, लाजमी इनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करके इनसे जवाब दिलवाएं, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें दरमियान में। अगर फिर भी एविडेंस नहीं मिलता तो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दें। इसका कोई अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं। बात समझ आ रही है? बैंक्स और लॉयर्स के केस में दो बातें उसने बताई। एक क्या बताई? सैंपल बेस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, 100% नहीं। दूसरी क्या बताई? अगर जवाब ना है ना, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। और बैंक और लॉयर्स के केस में क्या बताया? कोई लाजमी एविडेंस ऑब्टेन करना है, अगर नहीं तो रिपोर्ट मॉडिफाई करते हैं। एक केस में उसने केस स्टडी थी, उसने पार्ट ए में उसने कहा डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया। दूसरे में कहा बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया। स्टूडेंट ने कहा दोनों एक ही है, दोनों एक ही करा है, क्या दोनों एक ही केस है? हालांकि दोनों में फर्क था। इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखने थे और इसमें फर्क था नहीं, बल्कि मैनेजमेंट को इंसिस्ट करेंगे कि बैंक से कंफर्मेशन लेटर दे। क्लियर हो गया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन समझ आ गया? ये चैप्टर यहीं तक था। इस चैप्टर में इतना ही कंसेप्ट है, लेकिन अब हम जंप लगा के पहुंचते हैं अगले किसी चैप्टर पे। मुझे बताइए, अच्छा आपका सवाल पहले आप पूछ लें। हाँ शाबाश, उनका अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी तो फिर तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए मैनेजमेंट को हम इन्वॉल्व किस लिए करते हैं? सिर्फ एक काम के लिए, ऑथोराइजेशन के लिए। हम मैनेजमेंट से कहते हैं ऑथोराइजेशन, और जवाब ना आए हम मैनेजमेंट को ये कहते हैं सर जरा उनको फोन करके कह दीजिए कि कंफर्मेशन लेटर का जवाब अभी तक नहीं दिया, जल्दी दे दे। ये सिर्फ मैनेजमेंट से करवाते हैं। जो डायरेक्ट का मतलब ये है, मैनेजमेंट को कंफर्मेशन को हाथ नहीं लगाने देते। मैनेजमेंट कंफर्मेशन को हाथ लगाए बगैर जो हमारे लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है सर इसमें अगर जवाब नहीं आता तो मैनेजमेंट को हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो तो डायरेक्ट होना चाहिए। देखिए मैनेजमेंट को इन्वॉल्व सिर्फ हम जवाब हासिल करने के लिए, कंफर्मेशन हासिल करने के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैनेजमेंट के हाथ कंफर्मेशन लेटर कभी नहीं आएगा। अगर मैनेजमेंट, बल्कि एक केस स्टडी में उसने कह दिया जवाब नहीं आ रहा था, हमने मैनेजमेंट से कहा जरा फोन करके उसे कहो कि हमारे ऑफिस में जल्दी जवाब भेजे। हम जब कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं ना, प्रैक्टिकली आपको बात बता दूं, तो लेटर में ना एक जवाबी लिफाफा भी भेज देते हैं ताकि जो पार्टी है ना डेटर क्रेडिटर, वो हमें जवाब दे दे, उसका खर्चा कम लगे। उस जो इन्वेलप होता है दूसरा, उस पर एड्रेस पता है किसका होता है? उस पर ऑडिटर के ऑफिस का एड्रेस होता है, क्लाइंट का एड्रेस नहीं होता। तो हम मैनेजमेंट से ये कहते हैं कि क्लाइंट से कहे कि हमें जवाब हमारे ऑफिस पे भेज दे। कंफर्मेशन मैनेजमेंट के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हुए मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि अप्रूवल या ऑथराइजेशन के बगैर तो थर्ड पार्टी जवाब नहीं देगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एविडेंस डायरेक्ट नहीं रहा, इनडायरेक्ट हो गया। नहीं, इनडायरेक्ट तब होगा जब मैनेजमेंट के हाथ कंफर्मेशन लगेगा, क्योंकि असल में रिस्क यही होता है कि मैनेजमेंट के हाथ कंफर्मेशन लेटर लगा, मैनेजमेंट उसमें टेम्परिंग कर सकती है, 1-0 कम ज्यादा कर सकती है। हाँ, मैनेजमेंट अगर डेटर या क्रेडिटर के साथ मिल जाए तो क्या होगा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अभी ये क्लियर हो गया यहां तक। इस चैप्टर का काम तो खत्म, अब अगले चैप्टर का काम शुरू। क्या? अगर डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। उस डेटर को वेरीफाई करने के लिए कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करें। चैप्टर 2 में भी यही सीखा था ना। बताइए क्या प्रोसीजर होंगे, जिससे पूछूं वो बताए। जी बताइए। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड 31 दिसंबर पे डेटर से 10 लाख रुपया रिसीवेबल था। हमने डेटर से पूछा लेटर सेंड करके, भाई तुमने कितने पैसे देने हैं? उसने जवाब ही नहीं दिया। जी शाबाश। हम जो उसको सेल की गई है डेटर को, सेल इनवॉइस चेक कर लेंगे, गुड डिस्पैच नोट चेक कर लेंगे। शाबाश। एक प्रोसीजर और बता दें, कैश देखेंगे ये रेंट के बाद रिसीव हुआ कि नहीं। जरा सोच के मुझे बताइए, जरा सोच के मुझे बताइए, क्या ये रेंट के बाद कैश रिसीव होना इस बात का एविडेंस है कि ये रेंट पे रिसीवेबल था? ये रेंट के बाद कैश रिसीव होना इस बात का एविडेंस है ये रेंट पे रिसीवेबल था? एक ऑडिटर ने ना कंफर्मेशन लेटर सेंड किया 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया कि मैंने कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने। क्लाइंट ने 10 लाख का चेक भेज दिया। बताइए क्या तसल्ली होगी कि नहीं होगी? भाई पैसे देने थे तो चेक भेज रहे हैं ना, क्या हमें दोबारा लेटर सेंड करना चाहिए कि नहीं? हमें तो जवाब ही चाहिए। वो जवाब से बड़ी चीज भेज रहा है कैश, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो ये है अल्टरनेटिव प्रोसीजर, समझ रहे हैं? फिर से आइए, क्रेडिटर को लेटर सेंड किया, उसका जवाब नहीं आया, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर होंगे? परचेज इनवॉइस चेक कर और गुड रिसीव्ड नोट, परचेज एग्रीमेंट चेक कर लें।
शाबाश। और दूसरा पेमेंट, देखिए ये रेंट के बाद पेमेंट किया, क्या ये रेंट के बाद कैश पे करना इस बात का एविडेंस है कि ये रेंट पे पेबल था? क्या ये रेंट के बाद कैश पे करना इस बात का एविडेंस है ये रेंट पे ये पेबल था? ये करेंगे। फिर से बताइए, हमने बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर होंगे? हाँ, ये बच गए आप, बच गए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रवानी में इसके भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर बता देंगे आप। बैंक और लॉयर के केस में अच्छा चैप्टर यहीं तक रहता है, लेकिन आगे चल के केस स्टडी वाला चैप्टर वो पूछ रहा हूं। डेटर का कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो उसमें डेटर से क्या सिर्फ ये पूछेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है तुम्हारा, कि कुछ और इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं? हाइब्रिड वाले भाई बताइए, क्या सिर्फ डेटर को जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे सिर्फ ये पूछेंगे ए डेटर बताओ 31 दिसंबर पे तुम्हारा कंपनी के साथ क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये पूछेंगे कि कोई और इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं? ये हाइब्रिड वाले हाँ ये दीजिए इसी भाई को दे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए डेटर को क्लोजिंग बैलेंस के अलावा और क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन? कब से डेटा, कितना क्रेडिट पीरियड कितना है? जी भाई बताइए बताइए, कुछ बोले जरा ऊंची बोले। जी थोड़ा सा ऊंची बोले मेरे भाई। हाँ शाबाश, क्रेडिट पीरियड, कि भाई तुम्हें कितना क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, और क्या चेक करेंगे, और क्या पूछ सकते हैं डेटर से? बड़ी बड़ी सेल्स, राइट टू रिटर्न तो नहीं दिया, वारंटी वगैरह तो नहीं दी, डिस्काउंट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट तो नहीं दिए? अगर नॉर्मली सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं दिए जा रहे, इस लेटर को दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए अहम अलार्मिंग सेशन है। क्रेडिटर को क्या इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं? बस ठीक है, आप बताइए एंड वाले भाई, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, क्या सिर्फ उससे क्लोजिंग बैलेंस पूछेंगे कि कितना है, कि और इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवा सकते हैं? और क्या करवा सकते हैं? क्रेडिट पीरियड कितना, बिल्कुल डेटर वाला पॉइंट आ गया। और कोई सिग्निफिकेंट परचेजेस है, चले इसको छोड़ें, अब आते हैं उस कंसेप्ट की तरफ जो एग्जाम पॉइंट हो। ये तो वार्म अप एक्सरसाइज थी डेटर क्रेडिटर वाले। बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? नहीं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो हम बनाते हैं, बैंक नहीं बनाता। क्या कंफर्म करेंगे? शाबाश। बैंक स्टेटमेंट तो बैंक कहेगा मैं भेज चुका हूं। इंटरेस्ट रेट, शाबाश। और सिक्योरिटी के तौर पे, लेकिन सिक्योरिटी से पहले लोन ना पूछ ले, भाई लोन होगा तो सिक्योरिटी होगी ना। लोन क्या? शाबाश। लोन का रीपेमेंट पीरियड क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाई है? आखिरी क्वेश्चन, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उसको क्या कंफर्म करवाएंगे? लीगल केसेस कितने हैं कंपनी के खिलाफ, लिस्ट दो हमें। कौन सा केस हारेंगे, कौन सा जीतेंगे, और जो केस हारेंगे पेनल्टी कितनी अमाउंट की हो सकती है वो एस्टिमेट करके बताओ। ये उससे हम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करा है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, उस केस की आउटकम, लिस्ट प्लस आउटकम प्लस फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, तीन चीजें पूछते हैं। लिस्ट ऑफ केसेस, आउटकम यानी विन के लूज, और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन यानी अगर हारे तो कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्लियर हो गया? अच्छा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इक्का दुक्का और केसेस में भी हो सकता है, जैसे अगर क्लाइंट के एसेट किसी थर्ड पार्टी के पास पड़े हो, वेयर हाउस वगैरह, प्लेज वगैरह, तो हम उस थर्ड पार्टी को, प्रैक्टिकली हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो खुद उस थर्ड, जिस तरह क्लाइंट का स्टॉक वेरीफाई करते हैं, स्टॉक काउंट करते हैं, उससे थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, उसे क्या दिखाओ स्टॉक किधर पड़ा है हमारे क्लाइंट का। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको लेटर सेंड कर लें कि भैया हमने सुना है कि हमारे क्लाइंट का स्टॉक आपके पास मौजूद है, कंफर्म करके बताइए आपके पास है कि नहीं है तो कितना है। बिल्कुल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्लियर हो गया। रिकैलकुलेशन, इसमें री को अलग करें, कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। आप कैलकुलेटर के ऊपर जो भी काम करेंगे वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर के ऊपर क्या काम करते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस ये चार चीजें यूज होती हैं ऑडिट प्रोफेशन में। इससे ऊपर जितने भी फंक्शन आपने क्यूएम में सीखे थे ना, पता नहीं क्या क्या सीखा था आपने, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस, वो पता नहीं क्या, वो कोई काम नहीं है उनका प्रैक्टिकल लाइफ में। हमारे प्रोफेशन में कम से कम मुझे तो, मेरे इल्म में तो नहीं है। सिर्फ ये चार। रिकैलकुलेशन का मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना
क्लाइंट का कुछ रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर उसने कैलकुलेशन मारी होगी कोई ना कोई मल्टीपल। किस चीज के ऊपर कैलकुलेशन आ रही होती है? सेल इनवाइस के ऊपर, परचेज इनवाइस के ऊपर, यूटिलिटी बिल तो छपे छपाए आते हैं उसके ऊपर क्लाइंट के, सैलरी शीट के ऊपर, डेप्रिसिएशन शेड्यूल के ऊपर, प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर, प्रोविजन फॉर वारंटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट टैली है कि नहीं? ठीक है, ये इन सब में कैलकुलेशन आ रही है। ये इसको कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन की ये कैलकुलेशन, क्लाइंट ये करता है कैलकुलेशन। क्या क्लाइंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है? क्या क्लाइंट प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करता है? क्या क्लाइंट रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करता है? इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करता है? सैलरीज करता है? सैलरी कैलकुलेशन तो ऑडिटर क्या करता है? रीकैलकुलेट करता है। क्यों? क्यों? चेक करने के लिए कि क्लाइंट ने कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं की। तो रीकैलकुलेशन का मतलब क्या है? क्लाइंट की परफॉर्म की हुई कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना। अब ये कंसेप्ट समझ आ गया ना? एग्जांपल जो मर्जी फिट कर दे, कंसेप्ट समझ आ गया? यानी क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो कैलकुलेशंस हुई है मैथमेटिकल, उसको चेक करना। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन के बगैर चेक कर लेना कि डॉक्यूमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनी है कि नहीं बनी, ये इंस्पेक्शन, शाबाश, ये इंस्पेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखें एडिशन डिडक्शन सही हुई है कि नहीं, ये रिकैलकुलेशन हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ आ गया? तो जो यानी अमाउंट्स के ऊपर फोकस करना है। क्लाइंट के सिस्टम में जहां कहीं अमाउंट्स आ रही है हमने रीचेक किया तो ये रिकैलकुलेशन होगी। क्लियर? सेल या परचेज इनवॉइसेस की रिकैलकुलेशन, डेटर्स की कि वो एजिंग के साथ मैच करते हैं कि नहीं, फिक्स एसेट्स को बेचा है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको रिकैलकुलेट करना। ये रिकैलकुलेशन की बड़ी एग्जांपल है। बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट की, रेंट एक्सपेंस की, बाकी वो सारी भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया ये रिकैलकुलेशन? रिकैलकुलेशन क्लियर है? एक है रिकैलकुलेशन, एक है रीपरफॉर्मेंस। री को अलग कर दे, परफॉर्म को अलग कर दे। परफॉर्मेंस कौन परफॉर्मेंस करता है? क्लाइंट कोई काम कर रहा है, वही काम अगर हम भी करके देखें रीपरफॉर्मेंस इससे करेंगे। ठीक है? रीपरफॉर्मेंस का मकसद ये होता है कि ये देखना कि क्लाइंट ने जो काम किया है वही काम हम दोबारा करें, दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। दोनों का रिजल्ट सेम है तो इसका मतलब दोनों ठीक है, क्योंकि हम काम ठीक कर रहे हैं ना, हम अपनी कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। परफॉर्मेंस का मतलब है ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर अगेन विच वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय एंटिटी। अब सुन ले, रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस में फर्क क्या है? रीकैलकुलेशन में भी ऑडिटर वो काम कर रहा है जो क्लाइंट कर चुका है, रीपरफॉर्मेंस में भी ऑडिटर वो काम कर रहा है जो क्लाइंट कर चुका है। लेकिन रीकैलकुलेशन का मतलब है सिर्फ कैलकुलेशन करना, रीपरफॉर्मेंस का मतलब है सारे का सारा प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करना। रीपरफॉर्मेंस इज ग्रेटर कंसेप्ट देन रीकैलकुलेशन। हाँ, रीपरफॉर्मेंस से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा लेकिन पहले एग्जांपल से दोनों में फर्क समझते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लाइंट ने हमारे सामने रखी, हमने उसके एडिशन डिडक्शन देखा सही किया कि नहीं किया। हमने कहा नहीं हम तो खुद से बीआरएस बनाएंगे, ये रीपरफॉर्मेंस है। बहुत टाइम लगेगा लेकिन एविडेंस भी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा, क्योंकि आपको चेक करते हुए क्या पता क्लाइंट ने कुछ अमाउंट जो है स्किप कर दी हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में हो, कैश बुक में नहीं है, क्लाइंट ने उसकी एंट्री नहीं डाली। ठीक है, हो सकता है ना, बाजू का ऐसा होता है ना, डेबिट साइड पे भी गलती हो, क्रेडिट साइड पे भी गलती हो तो वो नेट हो जाती है। वो फिर इस तरह की गलतियां बाजू का तो ऊपर से आपको नजर नहीं आती जब तक कि आप खुद से डिटेल में काम ना करें। तो अगर आपको रिस्क ज्यादा है ना, खतरा ज्यादा है, तो आप रीकैलकुलेशन के बजाय रीपरफॉर्मेंस कर लें। जी पूछिए मेरे भाई। जी बिल्कुल, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता, बिल्कुल हम कहते हैं। हाँ, रिकैलकुलेशन। अच्छा मेरे भाई मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल है? रिकंसिलिएशन क्यों नहीं बोला आपने? हाँ नहीं, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। रिकंसिलिएशन बनाना
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं हो। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन याद रखिए ये इस तरह तो अगर आप कहें फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लाइंट ने सही कैलकुलेट किया कि नहीं, अगर हम ये चेक करें तो आप कहें सर ये ना कीजिएगा, क्यों, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बराबर हो जाएगा, क्लाइंट ने भी तो यही किया। नहीं नहीं, हम रीचेकिंग कर रहे हैं, याद रखें। रीचेकिंग करने के लिए आप कुछ प्रोसीजर क्लाइंट के रिपीट कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के इक्वल नहीं है। यानी री परफॉर्मेंस करना या रीकैलकुलेशन करना इज नॉट इक्वल टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर री हटा देना, री का लफ्ज हटा दें, तो फिर वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। भाई समझ आ रही है बात की? चूंकि ऑडिटर का मकसद रीचेक करना है, ऑडिटर का मकसद क्या है, रीचेक करना कि क्लाइंट ने काम सही किया कि नहीं किया, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना नहीं होता। रीकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस में फर्क समझ आया? फर्क समझ आया तो आखिरी क्वेश्चन, क्लाइंट ने ट्रायल बैलेंस मेरे सामने रखा, मैंने कहा देखता हूं डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। ये क्या है? मैंने कहा ले जाओ ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर लेके आओ, मैं खुद से एक एक आइटम उठा के लेके। हमारे क्लाइंट में याद है मेरी जो पहली जॉब थी ना, उसके ऊपर क्लाइंट हमारे सामने जब मैंने कहा ना ट्रायल बैलेंस लेके आओ, वो एक रजिस्टर के ऊपर ले आया ट्रायल बैलेंस, जैसे आप करते नहीं होते। मैंने कहा ये तो हम किताबों में क्लास में पढ़ते थे, तो वो मैनुअल सिस्टम था उनका, मैं छोटा क्लाइंट था, तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम चाहे आईटी बेस्ड हो चाहे मैनुअल सिस्टम ही होता है, तो अगर उसने मुझे मैनुअली ट्रायल बैलेंस ला के दे दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, वो भी ट्रायल बैलेंस तो है। लेकिन मसला तब आया जब मैंने टोटल किया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था। ये रियल केस बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं था। रीकैलकुलेशन की मैंने, रीकैलकुलेशन की था टैली। अब मुझे क्या करना पड़ा, मैंने कहा सारे के सारे शुरू से ले आओ जो भी लेजर, हर सफे के ऊपर उसने एक टी काउंट बनाया हुआ था, एक एक सफा पलट के टी काउंट की फिगर लिखी, तो पता चला दरमियान में ना उसने कहीं पलटते हुए एक की बजाय 2 सफे पलट दिए थे, तो 2 टी काउंट ऐसे थे जो कि उसने बैलेंस में इंक्लूड नहीं किए हुए थे। जब वो इंक्लूड किए ट्रायल बैलेंस टाइप, तो मुझे बताइए पहले रीकैलकुलेशन कर लिया, अगर रीकैलकुलेशन से बात ना बने तो फिर ये ज्यादा बड़ा स्टेप है। ठीक है, हम कोशिश, हमारी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कोशिश होती है री परफॉर्मेंस से बचे, रीकैलकुलेशन से काम चल जाए तो चल जाए, लेकिन जहां पे रीकैलकुलेशन से चीजें टैली ना हो रही हो, री परफॉर्मेंस जी नहीं, वो ट्रायल कैट करके नहीं दिखा, सिर्फ बैलेंस सबमिट हुए थे, मैंने उससे बता दिया था कि भाई ये खुद इंक्लूड कर दो। ठीक है, खुद हम कर ही नहीं सकते थे। रीकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस क्लियर हो गया? मिस्टेक देखें, हम बाज़ औक़ात मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसी क्वांटिफिकेशन के लिए हमें डिटेल काम करना पड़ता है ना। मिस्टेक तो मैंने तभी आइडेंटिफाई कर ली जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था। मिस्टेक तो आइडेंटिफाई होगी ना कि कोई ना कोई, लेकिन एग्जैक्टली वो गलती है क्या, वो ठीक कैसे होगी, किस अमाउंट से होगी, इसके लिए डिटेल काम करने पड़ता है। भाई अभी तक कितने प्रोसीजर, मैं तो भूल ही गया, इतने प्रोसीजर पढ़े हमने, इतने पढ़े भूले। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अब लास्ट आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, 6 प्रोसीजर, इनकी तरतीब जरूरी नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन से शुरू कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं। कंसेप्ट अहम है, और कंसेप्ट से भी ज्यादा एग्जांपल्स अहम है, क्योंकि केस स्टडी में आपको वो अनसर्टेन सिचुएशन देगा ना, तो उसमें आपने एग्जांपल्स अपनी जो सोची हुई है वो फिट करनी। जैसे अभी आप जजमेंट की बेस, ये आपकी जजमेंट थोड़ी थोड़ी ना क्रिएट हो रही है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप मुझे खुद से बता रहे हैं ना, ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना। लास्ट हमारा प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर, और ये जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर 15-20 मिनट लगाने मैंने। क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर्स? अच्छा, ये था रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन किसकी? डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। रीकैलकुलेशन किसकी? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क बता सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, और इसके अलावा बाकी जो नीचे जितनी भी चीजें होती हैं। सेल इनवाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। परचेज इनवाइस, फिक्स एसेट बेचा उसकी इनवाइस, ट्रायल बैलेंस, एजिंग रिपोर्ट्स। एजिंग रिपोर्ट्स बनती है ना, अब ठंडे पड़ गए एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट सुना नहीं कभी? एजिंग रिपोर्ट नहीं सुना कभी आपने काउंटिंग में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कंसेप्ट पढ़ा है? तो ये पढ़ा है कि प्रोविजन 2 तरीकों से कैलकुलेट। एक तो ये है कि एक ही रेट लगा दें सारे डेटर्स के ऊपर,
एक होता है कि हाँ स्पेसिफिक प्रोविजन, कैटेगरीज बना दें और हर कैटेगरी के ऊपर अलग रेट लगाए। ये सीखा कि नहीं सीखा? तो ये जो डेटर्स की कैटेगरी बनाते थे इसे क्या कहते थे आप? क्या है? क्या कहते थे? एजिंग एनालिसिस। और यही तो है एजिंग रिपोर्ट। इसे अकाउंटिंग में एजिंग एनालिसिस कहते थे होंगे आप, और ऑडिट में क्या कहते हैं? एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट किस लिए जरूरी होती है? प्रोविजन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें पुराने पुराने रिसीवेबल लदा आ जाते हैं और उनके ऊपर ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। ये एजिंग वाली बात समझ आई? एजिंग रिपोर्ट ये भी डॉक्यूमेंट्स है। चले, हमें ये पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग चीज है, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाता है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड से लाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाता है, अहम कंसेप्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाता है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड लाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नंबर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स में भी नंबर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे नंबर होते हैं? सेल्स इतना, कमीशन इतना, फिक्स एसेट इतना, डेप्रिसिएशन इतनी, सैलरीज इतनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नंबर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे भी नंबर होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड पे नंबर्स को चेक कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं, रिकैलकुलेशन नहीं, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स के ऊपर, जैसे सेल इनवॉइस, जैसे परचेज इनवॉइस। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फिगर्स हैं उनको चेक कर रहे हो वो ठीक कैलकुलेट हुई है कि नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ कि रिकैलकुलेशन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे होगा, रिकैलकुलेशन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे होगा, जबकि एनालिटिकल प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टोटल वैल्यू पे होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टोटल। नहीं बात समझ आई? फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन करना। इवैल्यूएशन का मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन यानी वेरिफिकेशन। किसकी वेरिफिकेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी नंबर्स आ रहे हो उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नंबर आ रहे हो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आ रही हो। और नॉन फाइनेंशियल क्या है? जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ना आ रही हो। सेल्स क्या है? सेल्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। सैलरीज क्या है? फाइनेंशियल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या है? तो मुझे बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर से कौन सी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। इसका मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर में कौन सी फिगर चेक करते हैं हम? जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो। रिकैलकुलेशन में जो के इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स पे अपीयर हो रही हो। ठीक है, यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऊपर आती है। एनालिटिकल प्रोसीजर मीन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। थ्रू कंपैरिजन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। कैसे तरीकों से कर सकते हैं? दो तरीकों से, कंपैरिजन करके, प्लॉजिबल रिलेशनशिप करना के। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए आपको रिकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क समझ आ गया? एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। क्लास में बैठे हैं, फर्ज कीजिए 120 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट ने फीस दिया 20,000। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को डिस्काउंट वगैरह मिला, उन्होंने 10-20% कम फीस दी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को। मैं ये देखना चाहता हूं कि सारी क्लास का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया वो ठीक किया गया कि नहीं, क्योंकि मुझे शायद उसमें से कुछ कमीशन मिलना है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा रिकैलकुलेशन है, कौन सा एनालिटिकल। पहले दोनों सुन लीजिएगा, फिर डिसीजन करना है पे। पहला तरीका मेरा ये है
मैं मैनेजमेंट से कहूं सर मुझे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए और हर स्टूडेंट के आगे लिखा हो कि उसने कितनी फीस दी है, ठीक है। मैनेजमेंट ने लिस्ट दी, मैंने इनसे कहा भाईजान अपनी जरा इनवाइस दिखाएं, जो आपने फीस जमा करवाई है तो आपको कॉलेज वाले ने कुछ दिया है, दिखाएं जरा। इन्होंने दिखाया, मैंने टिक कर लिया। आपके कितने इनवाइस, टिक कर लिया। आपके कितने, टिक कर लिया। सैंपल बेस के ऊपर मैंने 20-25 को चेक कर लिया, मेरी तसल्ली हो गई। एक प्रोसीजर ये है, इससे भी बिल्कुल तसल्ली हो सकती है, लेकिन इसमें याद रखें टोटल सेल्स इनकम की फिगर नहीं वेरीफाई हुई, इंडिविजुअल फिगर वेरीफाई हो रही। दूसरा तरीका क्या है, मैं कहूं छोड़ो लिस्ट को, छोड़ो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को, मुझे सिर्फ ये बताओ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे, इतने, और फीस कितनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो उतनी ही फीस आ रही है कि नहीं आ रही। देखा जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुई थी फीस थोड़ी सी कम थी, मैंने पूछा ये थोड़ी सी फीस कम क्यों है, तो कहा सर डिस्काउंट। मैंने कहा हो गई तसल्ली। बताइए इस तरीके से भी सेल्स वेरीफाई हो जाती है कि नहीं। एक पहला तरीका वेरिफिकेशन का, एक दूसरा तरीका वेरिफिकेशन का। पहले तरीके को क्या कहते हैं, दूसरे तरीके को क्या कहते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स की नहीं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की नहीं, टोटल फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है उसकी। कैसे, थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशन। अब कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशनशिप में आपको बताता हूं। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री सिस्टम है, हर अकाउंट दूसरे को अफेक्ट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री सिस्टम की वजह से कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इंक्रीज हो तो उनके साथ कुछ दूसरे अकाउंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जब वो डिक्रीज हो तो उसके साथ दूसरे भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्या ऐसा होता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेल्स ज्यादा होगी, सेलिंग एक्सपेंस ज्यादा होंगे, शाबाश। फिक्स एसेट्स ज्यादा होंगे, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोन ज्यादा होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक। तो एग्री करते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो किसी ना किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक कर। जब आप इन दोनों का आपस में लिंक करके वेरिफिकेशन करें ना, इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। लफ्ज प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, प्लॉजिबल का मतलब प्लॉजिबल रिलेशनशिप के साथ लिख लें इज इक्वल टू को रिलेशन। वो पढ़ देते कहीं मैथ में, को रिलेशन किसे कहते हैं, जब एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़ रही हो, उसे नहीं को रिलेशन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर कोई से दो अकाउंट इकट्ठे बढ़ रहे हों, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, दोनों में को रिलेशन है या प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, प्लॉजिबल रिलेशन। अब सुनिए, अब सुनिए कंसेप्ट कंप्लीट। अब एग्जांपल के साथ इसको क्लियर कर रहा हूं। मैंने सेल्स में से कुछ ट्रांजैक्शन का सैंपल सेलेक्ट किया और देखा कि क्या सेल इनवॉइसेस ठीक रिकॉर्ड हुई हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर है कि रिकैलकुलेशन, बताइए क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने सैंपल सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। दूसरा तरीका, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट में सेल की फिगर थी उसको क्लाइंट से पूछा, भाई तुम्हारे ड्यूरिंग इंडिविजुअल सेल इनवॉइसेस की तरफ नहीं गया, क्लाइंट से पूछा तुमने कितने यूनिट सेल किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। उसने कहा मैंने 5000 यूनिट सेल किए हैं। मैंने कहा एक यूनिट की प्राइस कितनी है, उसने कहा 1500। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कहा तुम्हारा रेवेन्यू इतना होना चाहिए, देखा रेवेन्यू तकरीबन उतना ही था। इससे भी वेरिफिकेशन हो जाती है नहीं कि नहीं, हो जाती है। ये तरीकाकार क्या कहलाता है, एनालिटिकल। ये रिकैलकुलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट्स की तरफ डिटेल में नहीं गए, बल्कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऊपर टोटल फिगर को वेरीफाई कर लिया। ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर है कि नहीं। आपने क्या कहा था कि सर री परफॉर्मेंस से बेहतर है रिकैलकुलेशन कर लेना, यही कहा था ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, और रिकैलकुलेशन से भी बेहतर है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। इधर तो खजल खार होते रहोगे, 50, 60, 70 ट्रांजैक्शन देखोगे, इधर एक ही स्टेप में सारी फिगर वेरीफाई हो जाएगी। भाई बात समझ आई कि नहीं आई। ये प्लॉजिबल, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में और सेल्स इनकम में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना, जितने नंबर में बढ़ते जाएंगे सेल्स बढ़ता जाएगा। तो प्लॉजिबल रिलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर में दो काम होते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी, कंपैरिजन भी। कंपैरिजन क्या होता है भला, इस साल सेल्स कम है, पिछले साल सेल्स ज्यादा थी, क्यों, यह है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करना।
यह कंपैरिजन, यह भी एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम क्यों है? कोई रीजन बता दें। कोई कंपेटिटर आ गया। ये मेरा प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर है, एनालिटिकल प्रोसीजर है। अच्छा, अगर बाद में मैं, क्या मुझे देखना चाहिए वाकई कोई कंपेटिटर आया कि नहीं आया? ये जो बाद में मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा ना कि वाकई ही कंपेटिटर आया कि नहीं आया, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है जी। हाँ, नॉन, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब कुछ एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। पेरोल, मेरे सीनियर ने मुझे कहा पेरोल को वेरीफाई करो, जरा गौर से सुनेगा एग्जांपल। पेरोल को वेरीफाई करो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 12 महीने 12 सैलरी शीट रिकॉर्ड हुई है। मार्च, मई और अगस्त की सैलरी शीट सैंपल बेस पे मैंने निकलवाई और उसमें जितने एम्प्लॉयज आ रहे थे उनको चेक किया कि उनको सही सैलरी मिली है कि नहीं मिली। कौन सा प्रोसीजर? शाबाश, रिकैलकुलेशन। आगे सुने, मैंने क्लाइंट से ओवरऑल देखा, पिछले साल के साथ सैलरीज एक्सपेंस ज्यादा था। मैंने क्लाइंट से पूछा इस साल का सैलरीज एक्सपेंस ज्यादा क्यों है? कोई नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? इस साल का सैलरीज एक्सपेंस ज्यादा क्यों है पिछले साल की निस्बत? एम्प्लॉयज ज्यादा हायर कर लिए थे, ये इन्होंने एक रीजन बताई। अब ये जो मैंने कंपेयर करके इनसे पूछा है इस साल की फिगर को, देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेयर किया इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ, ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये है कंपैरिजन। अब आपको एग्जांपल देना है प्लॉजिबल रिलेशनशिप की। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में और सैलरीज एक्सपेंस में को रिलेशनशिप होता है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप है तो बस बन गई बात। जब कभी प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए ना, हमने एक चीज को वेरीफाई करना होता है, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब प्लॉजिबल रिलेशनशिप है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में और सैलरी शीट में, मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वेरीफाई किया, कितने थे? 500। मैंने कहा बन गई बात। अब देखना 500 जो है इससे कैसे सैलरी एक्सपेंस वेरीफाई होता, क्योंकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। कैसे होगा? 500 एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी? जी सर गवर्नमेंट ने 30,000 कहा हुआ है वो देते हैं। मैंने कहा अच्छा 500 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये पूरे साल का ये सैलरी एक्सपेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मैं इस तरीके से सैलरी एक्सपेंस को वेरीफाई करता हूं, ये क्या है? ये रिकैलकुलेशन तो नहीं है। ये बात समझ आई? री परफॉर्मेंस से बेहतर और रिकैलकुलेशन से बेहतर पूरे का पूरा एरिया 5 मिनट में वेरीफाई हो जाता है, पूरे का पूरा एरिया। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, हाँ जी, क्लाइंट जो कुछ हमें, जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, प्लॉजिबल रिलेशनशिप आएगा, तो कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क भी तो आता है। अगर कोई डिफरेंस फर्ज कीजिए, मैंने जो कैलकुलेशन किया उस लिहाज से और जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया उसमें फर्क आ गया, तो मुझे पूछना नहीं चाहिए फर्क किस वजह से है? पूछना चाहिए ना। तो ये पूछना भी एनालिटिकल प्रोसीजर, इसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कंपेटिटर आ गया, तो मैं बाद में चेक नहीं करूंगा कंपेटिटर आया कि नहीं आया। इन्होंने कहा न्यू एम्प्लॉयज हायर कर लिए हैं, तो क्या मैं सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज की बेस पे कैलकुलेशन करके फारिग कर दूं कि मुझे ये भी चेक करना चाहिए वाकई न्यू एम्प्लॉयज आया कि नहीं आए? तो ये जो चेकिंग करना है बाद में, ये इन्वेस्टिगेशन है। ये हाँ, इन्होंने कहा सर ये तो इंक्वायरी था। अगर ये एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ मिल जाए तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर बन जाती है। एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ मिल जाए वो इंक्वायरी जो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए की जाएगी, वो क्या हो जाएगी? एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ शाबाश। अगर इन्होंने कहा सर पहले तो आइंदा तो मैं हमेशा जब कभी ऑडिटर बनूंगा ना, तो मैं वादा करता हूं मैं हमेशा सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ जाऊंगा। लेकिन सर बताइए, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से काम ना बनता हुआ, कभी ऐसा भी होता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से काम नहीं बन रहा तो क्या करना पड़ेगा? डिटेल में काम करना है। डिटेल में काम करने का मतलब रिकैलकुलेशन। फिर आपको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। फिर सैंपल बेस पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो हम डिटेल में काम करते हैं, अगर आपको फर्क समझ आ गया तो, जो डिटेल्स में काम करते हैं हम, इसमें सैंपलिंग होती है कि ओवरऑल अमाउंट को वेरीफाई करते हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर में सैंपलिंग होती है कि ओवरऑल? ओवरऑल। शाबाश, क्लियर होगी ये चीज? ठीक है। लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ उन पे कर सकते हैं जिनमें रिलेशनशिप होता है। जी ये था हमारा आज का लेक्चर। और हमने, अच्छा मुझे बताइए, एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन भी किया जा सकता है और प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी समझा दिया ना आपको। और कंपैरिजन तो बहुत ही आसान है, कंपैरिजन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है पिछले साल के साथ।
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसे कहते हैं, कंपैरिजन। तो मैंने नहीं पढ़ा शायद, ये अगर पढ़ा हुआ आपने तो ठीक है। आप इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या कंपैरिजन, क्या क्या किस किस चीज का कंपेयर करेंगे? इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल के साथ, और इस साल के एक्सपेंस को पिछले साल के एक्सपेंस के साथ। शाबाश। इस साल की सैलरी को पिछले साल की सैलरी के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई मुझे बताइए, अब एंड पे सारे प्रोसीजर समझ आ गए, एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, आपने कोशिश क्या करनी है? आपने कोशिश ये करनी है, कंसेप्ट समझ आ गया ना, एग्जाम्पल आप खुद से बनाएं। इसके एंड पे, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे 3 क्वेश्चन हैं, वो मिलते जुलते ही हैं। वो तीनों क्वेश्चंस, उसमें एग्जाम्पल ही पूछ रहा है। आप में से हर स्टूडेंट ने कोशिश करनी है कि वो वाली एग्जाम्पल्स लिखें जो किताब में नहीं लिखी हुई, यानी जो बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, वो ना लिखें, खुद से बनाने की कोशिश करें। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का असल मकसद ये नहीं आपको यार, वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका करंट पैटर्न है कि बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है, उसकी 2 एग्जाम्पल दो। जिस तरह के क्वेश्चन आपको उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिए हुए ना, जिस तरह का क्वेश्चन आई के आपके क्वेश्चन बैंक में है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, करंट पैटर्न उसका नहीं है ये। इसलिए आपने ये ऐसे तैयार नहीं करना है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कि मैं ये देखो इंक्वायरी की डेफिनेशन रटा मारूं, नीचे 2 एग्जाम्पल रटा मारूं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ समझना है आपने। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने, लाजमी है आपके ऊपर क्या, कि आपने जो एग्जाम्पल लिखनी है ना, वो वाली लिखनी है जो बुक में नहीं है। खुद से बनाइए, चाहे गलत हो जाए। अगर आपको शक है गलत है, कल क्लास में आऊंगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से वही स्टूडेंट सीख पाएगा जो खुद से प्रोसीजर बनाएगा। जिसने बुक वाले प्रोसीजर छाप दिए, उसको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में उसके काम नहीं आएगा ये कंसेप्ट। भाई हाइब्रिड वाले भाई, आवाज आ रही है, समझ रहे क्या कह रहा हूं? ये ऑनलाइन वाले भी, आपने क्या करना है, खुद से अपने प्रोसीजर बनाने हैं। प्रोसीजर समझे पहले ये, फिर उसकी एग्जांपल खुद से बनानी है। आपकी बनाई हुई एग्जांपल्स ये मुझे पसंद आएंगी, जो मेरी वाली एग्जांपल है ये मुझे पसंद नहीं आएंगी आपकी। तो मुझे आप कल अपनी बनाई हुई एग्जांपल चेक करवाएंगे, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लफ्ज ना लिखिएगा, उसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का जिक्र कीजिएगा, स्पेसिफिक। ठीक है जी, चलिए ये आपकी आज की असाइनमेंट है और बड़ी अहम है। ये प्रोफेशनल जजमेंट आपकी क्रिएट हो रही है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।